हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा स्टार्ट टू डेवलप एट 6 वीक एंड कंप्लीट एट 12 वीक। जो प्लेसेंटा है वो स्टार्ट हो जाती है डेवलप होना कब? 6 वीक पे एंड कंप्लीट हो जाती है 12 वीक पे। सर्कुलेशन की बात करते हैं अब, तो मैटरनल सर्कुलेशन की बात करते हैं। टोटल जो ब्लड होता है वो 500 होता है। 500 ml ब्लड जो है प्लेसेंटा में सर्कुलेट होता है, उसमें से 350 ml जो है वो विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे प्लेसेंटा का ये होता है, इसमें ये विलाई होती है, ये मान लो ये विलाई है दोनों, और ये इसके बीच का स्पेस है। तो इसके बीच के स्पेस में 150 ml होता है और विलाई के अंदर 350 होता है, एंड टोटल जो होता है वो 500 ml होता है ब्लड प्लेसेंटा के अंदर। ऐसे होता है, देखो 150 ml ब्लड इंटू इंटरवीलियस, मतलब दोनों इंटरवीलियस स्पेस, मतलब दोनों विलाई के बीच में जो स्पेस है उसमें 150 है, विलाई के अंदर 350 है, और टोटल कितना है? 500 होता है। प्रेशर इनटू विलाई, विलाई में प्रेशर कितना होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब 30 से 50 mmHg होता है, एंड रिलैक्सेशन के समय 10 से 15 mmHg होता है। अब बात करते हैं फीटल की। प्रेशर इन अम्बेलिकल आर्टरी, जो अम्बेलिकल आर्टरी है उसमें प्रेशर जो है वो कितना होता है? 60 mmHg होता है। अम्बेलिकल वेन में कितना होता है? 10 mmHg होता है। 2 अम्बेलिकल आर्टरी कंटेन, जो दो अम्बेलिकल आर्टरी है वो कितना ब्लड कंटेन करती हैं पर मिनट में? या 400 ml कंटेन करती हैं। फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई, विलाई के अंदर फीटल कैपिलरी का जो प्रेशर है वो कितना होता है? 20 से 40 mmHg होता है। तो आपको इसमें याद क्या करना है? आपको याद होना चाहिए अम्बेलिकल आर्टरी का प्रेशर, अम्बेलिकल वेन का प्रेशर, ठीक है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल ब्लड कितना होता है, विलाई के अंदर ब्लड कितना है, स्पेस के बीच में ब्लड कितना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट आफ्टर 21 से 22 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो 22 डेज आ रहे हैं, 21 डेज आ रहे हैं, उनमें फीटल एंड सर्कुलेशन, फीटल प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है उन दोनों के बीच में। 3 वीक भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 21 दिन, 3 वीक फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है। अम्बेलिकल कॉर्ड और फ्यूनिस की बात करते हैं अब, ठीक है। इसको फ्यूनिस भी बोलते हैं। इसमें 2 आर्टरी होती है, एक वेन होती है। इसका पीएच कितना होता है? 7.2 होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है अम्बेलिकल आर्टरी, एंड अम्बेलिकल वेन क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इफ प्रेजेंट, अगर सिंगल आर्टरी प्रेजेंट है, देखो अगर सिंगल आर्टरी ही है, 2 आर्टरी होनी चाहिए, अगर एक ही है तो इसका मतलब क्या है? रीनल मालफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड के बारे में था। अब जानते हैं इसका लेंथ कितना होता है। तो इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ ऑफ फ्यूनिस इज 30 से 100, 30 से 100 होता है। एवरेज मान के चलते हैं 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। O2 इज सप्लाइड टू फीटस, जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो रही है फीटस को, कितना? 8 ml पर kg पर मिनट, ठीक है। प्लेसेंटा हैज बैकवर्ड सेल्स, ये क्या होती हैं? फैगोसाइट सेल्स होती हैं प्लेसेंटा की। इफ प्लेसेंटा जो है वो थिक है, कितनी थिक है? 4 mm से ज्यादा थिक है, तो इसका मतलब नॉर्मल कितना हो गया? 4 mm होना चाहिए उसका थिकनेस, पर इससे ज्यादा है तो क्या है? प्लेसेंटा मिगैली है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, DM, ट्विन प्रेगनेंसी एंड RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, ये इसके कारण है प्लेसेंटा थिकनिंग के, और यू कैन से प्लेसेंटा मिगैली के। कॉटलीडॉन यूनिट ऑफ प्लेसेंटा होती है, विलाय होते हैं इसके पास, ठीक है। इंटरविलियस स्पेस में जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में 3 से 4 बार ब्लड जो है वो रिप्लेस होता है, ठीक है। 120 स्पाइरल आर्टरी ओपन इन इंटरविलियस स्पेस, इंटरविलियस स्पेस में कितनी? 120 जो आर्टरी हैं वो ओपन होती हैं यहाँ पे आके, और वो कितना ब्लड डालती हैं स्पेस के अंदर? बीच में 150, विलाई के अंदर कितना है? 350, टोटल कितना है? 500 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अम्बेलिकल वेन, अब अम्बेलिकल आर्टरी के बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। O2 सैचुरेशन जितना अम्बेलिकल वेन में कितना होता है? 70 से 80 होता है। अम्बेलिकल आर्टरी में कितना है O2 सैचुरेशन? 50 से 60 है, 50 से 60 है, ठीक है। चेंज इनटू अम्बेलिकल वेन बाद में किस में चेंज हो जाएगी? लिगामेंटम टेरस में हो जाएगी। अम्बेलिकल आर्टरी किस में चेंज होगी? मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट में होगी, ठीक है, अम्बेलिकल लिगामेंट में। तो ये इसका डेफिनेशन था और सारा मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि चेंज किस में हो रहे हैं, ये इन पे क्वेश्चन बनता है सिर्फ, ठीक है।
इन पे क्वेश्चन बनता है। और बाकी आपको ब्लड के बारे में बता ही दिया मैंने कि विलाई के अंदर कितना होता है और बीच में कितना होता है, ये याद रख लेना, बस इतना याद रखना है। और वैसे ये पूछता नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लेसेंटा मिगेली है उसके कारण क्या क्या है, क्योंकि ये एग्जाम ना घुमा फिरा के दे सकता है ये क्वेश्चन। आपको 3 पॉइंट ये तीन मतलब इनमें से एक दे देगा, फिर 3 को छोड़ दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा कारण नहीं है या फिर है। तो आपको याद होने चाहिए, 3 याद करने हैं। क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटस, ट्विन प्रेगनेंसी, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, तो 3 है ये याद कर लेना। अब अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। तो अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा में पहला आता है प्लेसेंटा सक्सी ट्यूरिएटा, ठीक है। ट्यूरिएटा, इसमें क्या होता है, 2 लोब जो है वो अनइक्वल है, कनेक्टेड है बाय ब्लड वेसल्स। देखो सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ये मेन प्लेसेंटा है, ठीक है, ये मेन है और इसका इससे अलग हुआ एक छोटा भाग है इसका। तो ये दोनों लोब, 2 लोब है यहाँ पे, पर अनइक्वल है, इक्वल नहीं है साइज में, अनइक्वल है, ठीक है, असमान है, पर ये दोनों कनेक्टेड है, किससे, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा सक्सी ट्यूरिएटा, ठीक है। सेकंड है प्लेसेंटा स्पूरिया, इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन पार्ट बट नॉट कनेक्टेड। यस, मेन पार्ट से जो है वो कनेक्ट मतलब अलग हो चुका है, एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, पर दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे इसमें ब्लड वेसल का कनेक्शन था, इसमें नहीं है, दोनों अनइक्वल है और अलग अलग है। ये क्या है, स्पूरिया है, ठीक है। प्लेसेंटा बिलोबेड, इसमें क्या होता है, 2 इक्वल साइज लोब पर कनेक्टेड है, इसमें दोनों जो साइज हैं वो इक्वल है, मतलब समान है साइज में, और दोनों कनेक्टेड भी है, किससे, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा सर्कमवैलेट, इसमें क्या होता है, फीटल सरफेस स्मॉल एंड मैटरनल सरफेस बिग फॉर्म रिंग। इसमें क्या हो रहा है, फीटल जो सरफेस है वो तो है छोटा, मैटरनल सरफेस है वो बड़ा है, और वो क्या बना रहा है, मैटरनल सरफेस एक रिंग फॉर्म कर रहा है, एक रिंग बना रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फीटल सरफेस मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा होता है, कितना, 4/5 पार्ट होता है, एंड मैटरनल कितना होता है, 1/5 पार्ट होता है। तो मैटरनल यहाँ पे कम है, फीटल ज्यादा है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, फीटल सरफेस तो छोटा है और मैटरनल सरफेस बड़ा है, तो वो रिंग फॉर्म कर रहा है। तो ये प्लेसेंटा सर्कमवैलेट हो गया। इसके कारण क्या होता है, किस कारण से होता है, तो IUGR मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण, फीटल डेथ के कारण, APH के कारण, ठीक है। फीटल प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, फेनेस्ट्रेटा में क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ डिस्कॉइड प्लेसेंटा, मतलब जो कॉटिलिडोन है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं, मिसिंग है बीच में से। तो वहां पे आपको एक्चुअल होल मतलब छेद दिखाई देंगे प्लेसेंटा के अंदर, क्योंकि वहां पे जो डिस्कॉइड प्लेसेंटा है, या फिर कह सकते हैं आप कॉटिलिडोन जो है, जो यूनिट है प्लेसेंटा का, वो है ही नहीं सेंट्रल पोर्शन में, तो वहां पे आपको छेद दिखाई देगा, होल दिखाई देगा, एक्चुअल होल, ठीक है। फिर आता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियस, इसके नाम में ही मेम्ब्रेनियस, इसका मतलब क्या है, प्लेसेंटा डेवलप एंड कवर होल यूट्रस थिन लाइक मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा जो है वो डेवलप हो चुकी है, और इतनी ज्यादा वो डेवलप हो गई है, मतलब जितना साइज में होना चाहिए उतना नहीं, एक्स्ट्रा, और उसने क्या किया, पूरा जो यूट्रस था उसको कवर कर लिया। और जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो, बहुत पतली मेम्ब्रेन है, थिन है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लेसेंटा बैटलेडोर, इसमें क्या होता है, कोड इंसर्शन नियर प्लेसेंटा मार्जिन, इसमें जो कोड है, जो अम्बिलिकल कोड आ रही है, वो प्लेसेंटा के मार्जिन से जाके पहले इंसर्ट होती है, वहां पे जाके अटैच होती है। फिर आता है प्लेसेंटा वेलेमेंटस, इसमें क्या होता है, कोड फर्स्ट अटैच टू मेम्ब्रेन नॉट प्लेसेंटा, इसमें क्या हो रहा है, कोड जो है वो पहले अटैच हो रही है मेम्ब्रेन से, उसको होना चाहिए था प्लेसेंटा से पहले, पर वो हो रही है पहले मेम्ब्रेन से अटैच, तो ये क्या होता है, वेलेमेंटस होता है। अब है प्लेसेंटा फर्केट, इसमें क्या होता है, कोड सेपरेट बिफोर रीचिंग प्लेसेंटा, जो कोड है वो पहले ही अलग हो चुकी है, प्लेसेंटा पे पहुंचने से पहले ही वो अलग हो गई, इसका नाम क्या है, फर्केट है, ठीक है। अब आता है प्लेसेंटा सर्कम मार्जिनेट, ओके। कोरियोनिक मेम्ब्रेन इंसर्ट इनवर्ड, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो इंसर्ट हो रही है पर इनवर्ड हो रही है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ हो रही है, तो ये क्या है, सर्कम मार्जिनेटम। ये पूछता नहीं है वैसे, ये बहुत कम ही आता है, पर आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। आप बात करते हैं अमनियोटिक फ्लूइड की, इसको हम लिक्विड एमोनाई भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसका pH सेम अम्बिलिकल कॉर्ड का भी इतना ही था, तो इसका 7.2 एल्कलाइन नेचर का होता है, 250 मिलियोस्मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होता है, 1.010 स्पेसिफिक ग्रेविटी, 500 cc पर आवर फ्लूइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है, कितने में, हर 3 घंटे में फ्लूइड रिप्लेस हो रहा है, कितना हो रहा है, 500 cc हो रहा है पर आवर में, ठीक है, पर आवर में इतना होता है, एंड 3 आवर में ये रिप्लेस होता रहता है बार बार, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज की, तो ये इतना नहीं पूछता, ये याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो याद करने की चीज है वो आगे है।
ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ओलिगो मतलब आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, पॉली मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा कम क्या होता है, तो देखो 200 अगर ml से कम है फ्लूइड तो किस में जाएगा, ओलिगो में जाएगा। 2 लीटर से ज्यादा फ्लूइड है अगर एमनियोटिक फ्लूइड स्टमक में, सॉरी यूट्रस में, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस जाएगा। 5 से कम है, देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है AFI, ये अगर 5 से कम है तो ओलिगो, 24 है या 24 से ज्यादा है तो पॉली। 2 and 8 डेप्थ ऑफ पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या होगा, अगर 2 से कम आता है पॉकेट डेप्थ ऑफ पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड तो ओलिगो में जाएगा, और 8 से ज्यादा आ रहा है तो पॉली में जाएगा। अब इनके कारण क्या होते हैं, ओलिगो हाइड्रोएमनियोस के, पॉली हाइड्रोएमनियोस के कारण क्या होते हैं, तो कॉज, तो पहले ओलिगो के देख लेते हैं कारण क्या है। किडनी हॉर्स शू शेप का है, मतलब जो किडनी है वो उसका जो शेप है वो हॉर्स शू टाइप का है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, मेकोनियम एस्पायरेशन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ऑफ कोर्स अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो आप इन्फ्यूज करोगे ना, एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्यूजन इसका ट्रीटमेंट है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या होता है, इसका कारण क्या है, डायबिटीज, यस डायबिटीज मेलाइटस, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, esophagus atresia and twin pregnancy, neural tube defect, TORCH syndrome, thalassemia and RH incompatibility। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंडोमेथासिन। तो इंडोमेथासिन इसका ट्रीटमेंट है। आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको दोनों के कारण पता होने चाहिए, दोनों का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि 200 ml से कम गया तो ओलिगो में जाता है, एंड 2 लीटर से ज्यादा अगर फ्लूइड है तो पॉली में जाएगा। 5 से 24, 5 से कम है तो ओलिगो, 24 से ज्यादा है अगर फ्लूइड इंडेक्स तो पॉली में जाएगा, और डेप्थ ऑफ पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 2 से कम है तो ओलिगो, एंड 8 से ज्यादा है तो पॉली में जाएगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, पर ये नीचे जो है वो जरूर याद कर लेना एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन बनता है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ग्रीन, सबसे पहले ग्रीन कलर अगर देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड में तो वो मेकोनियम को बता रहा है, मेकोनियम ब्रीच एंड ट्रांसवर्स लाई को बता रहा है, ठीक है, एंड फीटल डिस्ट्रेस को भी बताता है ये यहाँ पे। गोल्ड एंड येलो, क्योंकि मेकोनियम अगर है फ्लूइड में, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में, तो ऑब्वियसली जो फीटल है उसका एस्पाइरेट कर सकता है, तो उसको फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेकोनियम ग्रीन में है। गोल्ड एंड येलो कलर का जो कलर है वो क्या होता है, बिलिरुबिन। एमनियोटिक फ्लूइड में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गोल्ड एंड येलो कलर देखने को मिल रहा है। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी है इसलिए है। टोबैको जूस जो है वो इंट्रा यूटेराइन डेथ में देखने को मिलता है। सैफ्रॉन कलर वो पोस्ट मेच्योरिटी में देखने को मिलता है। डार्क रेड कलर देखने को मिलता है कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा में। कंपोजिशन क्या होता है इसका एमनियोटिक फ्लूइड का, इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड। ग्लूकोज जो होता है वो 20 mg होता है, एंड प्रोटीन जो होता है वो 0.3 ग्राम होता है, एंड लिपिड जो होता है वो 50 mg होता है परसेंटेज में। ओके, प्लेसेंटा डिसऑर्डर की बात करते हैं अब। डिसऑर्डर में पहला आता है एक्रीटा, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आजकल बनता नहीं है, पहले बनते थे इस पे क्वेश्चन, पर आ सकता है। जैसे DSSB एग्जाम है, RML का एग्जाम है, इन एग्जाम में पूछ सकता है, पर नॉर्थ सेट में संभावना कम है इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते इतना, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एक्रीटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अटैच हो गई है टू डीपली, किससे, यूटेराइन वॉल से हो चुकी है, तो क्या इसके कारण क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं क्रीटा, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होगी तो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, इसमें क्या होता है, अटैच इनटू यूटेराइन मसल, यूटेराइन मसल से अटैच हो चुकी है। परक्रीटा में क्या है, प्लेसेंटा गोज कंप्लीटली थ्रू यूटेराइन वॉल से कंप्लीटली वो मतलब बाहर आ चुकी है और इन्वेड कर रही है, मतलब घुस रही है किसके अंदर, अदर ऑर्गन्स के अंदर। तो देखो सिंपल सी चीज है, ये इनक्रीटा है, ये वॉल से अटैच हुई, ठीक है, अटैच हो गई। अब ये उसके बाद ये इसको भेजती हुई मतलब वॉल से क्रॉस करके ये मसल्स में आ गई, अब ये उसको भी क्रॉस करके अब अदर ऑर्गन में आ गई, तो क्या हुई, परक्रीटा हो गई। तो ये ऐसे याद रखना, इनक्रीटा डीपली इंटू यूटेराइन वॉल, सॉरी एक्रीटा डीपली इंटू यूटेराइन वॉल, इनक्रीटा
मसल्स में, यूट्राइन मसल्स में हुई। परक्रीटा ने क्या किया, ऑर्गन में जाके इन्वेड कर लिया, ठीक है, इन्वेजन कर लिया। अब प्लेसेंटा प्रीविया, आपको ये पता है प्लेसेंटा कवर सर्विक्स, प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर कर लेगी तो फिर लेबर में आगे डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ये भी इसका डिसऑर्डर होता है, पर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लेसेंटा अब्रप्शो, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम यूट्रस अर्ली इन प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में ही प्लेसेंटा जो है वो अलग हो चुके हैं यूट्रस से, तो ये क्या है, अब्रप्शो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्या होता है, सबसे पहले होता है यूएसजी। यूएसजी जो है 18 से 20 वीक पे की जाती है, आपको पता है। और फीटल न्यूट्रिशन इज बेस्ट मेजर्ड बाय अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस। फीटल जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मेजर किया जाता है, बेस्ट अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस। एम्नियोसेंटेसिस टू डिटेक्ट सेक्स, बच्चे का सेक्स क्या है। फीटल लंग मेच्योरिटी, फीटल लंग मेच्योर हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, ये क्या बताता है, ओपन एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बताता है, अगर ये इसका लेवल जो है इंक्रीज आया, किसका, अल्फा फीटोप्रोटीन का। लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन का जो रेशो है वो 2 से ज्यादा या 2 आया, तो इसका मतलब क्या है, लंग मेच्योर हो चुके हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ इनिबिन ए, ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनिबिन ए का जो रेशो इंक्रीज है वो किस में मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में मिलेगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में ही, कोरियोनिक विलियस सैंपल, ठीक है, विलायस सैंपल। इसमें क्या होता है, ये 10 से 13 वीक पर किया जाता है, ठीक है। एंड कॉज ब्लीडिंग, अगर आप ये करेंगे तो इसके क्या क्या मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं प्रॉब्लम, ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है, प्री टर्म लेबर को ये इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। कोर्डोसेंटेसिस, इसमें क्या होता है, परक्यूटेनियस एम्बेलिकल कोड ब्लड सैंपलिंग टू स्टडी फीटल WBC फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। कोर्डोसेंटेसिस क्यों कर रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं फीटल WBC फॉर इन्फेक्शन, के बच्चे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। किक टेस्ट, ये क्या होता है, किक टेस्ट, इसमें कब कर देंगे, आफ्टर 28 वीक टू मॉनिटर फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट को चेक करने के लिए करते हैं, कब कर रहे हैं, 28 वीक के बाद कर रहे हैं। क्या करते हैं इसमें, किक अगर 10 से कम है, 10 किक चेक करते हैं। किक मतलब क्या हो रहा है, बच्चा लात मार रहा है या मूवमेंट कर रहा है कुछ, उसको हम काउंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो किक अगर 10 से कम है, 2 कंजर्वेटिव और 2 घंटे के अंदर अंदर 10 से कम है, तो इंडिकेट करता है फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में है। इसमें मदर को हम बोलते हैं कि आप खुद चेक करेंगे, आप हमें बताएंगे, आप किक को काउंट करेंगे, अगर वो 10 से कम आता है तो इसका मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में है, और ये आप हमें इन्फॉर्म करेंगी। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय यॉर्क सैक फर्स्ट स्टार्टिंग में, एंड लेटर प्रोड्यूस बाय फीटल लिवर, लिवर करता है बाद में इसको प्रोड्यूस। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 2.5 मॉम, ठीक है, 0.40 mg/ml। या तो ये अमाउंट याद रख लो या फिर ये रख लो, वैसे ये याद रखो, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज कब कब होता है, डिक्रीज किस किन कंडीशन में होता है, मैटरनल फीटल सरफेस, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इंक्रीज कब हो रहा है, अपर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हो रहा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा, ये RH आइसो इम्यूनाइजेशन में हो जाएगा, रीनल एनोमलीज में हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज कब होगा, ट्राइसोमी, कौन सा, डाउन सिंड्रोम में, मोलर प्रेगनेंसी में, गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के अंदर आपको ये डाउन कम देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, मैटरनल फीटल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन था। तो ये याद रखो इंपॉर्टेंट कि कब कब इंक्रीज हो रहा है, कब कब डिक्रीज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट करते हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट ऑब्वियसली 3 चीजें चेक करेंगे। क्या कर रहे हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन चेक कर रहे हैं, HCG का लेवल चेक कर रहे हैं, एंड अनकॉन्जुगेटेड और यू कैन से एस्ट्रियोल चेक कर रहे हैं, E3, ठीक है। एंड डाउन सिंड्रोम में भी ये करते हैं, पर उसमें ट्रिपल टेस्ट नहीं होता, उसमें 4 होते हैं, 4 चीजें चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, HCG एंड इनिबिन ऐड हो जाता है इसमें। जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें जो 4 चीजें चेक कर रहे हैं इसमें, तो उसको ट्रिपल टेस्ट नहीं बोलते हैं। तो इसमें चेक क्या कर रहे हैं, AFP कर रहे हैं, HCG कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे आपको, एस्ट्रियोल कर रहे हैं, एंड इनिबिन। तो जो इनिबिन है और HCG है, HCG एंड इनिबिन, इनकी मात्रा ही इंक्रीज हो रही है ओनली। AFP अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एस्ट्रियोल की मात्रा कम हो जाएगी डाउन सिंड्रोम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम में किस किस का इंक्रीज हो रहा है, HCG इंक्रीज हो जाएगा, इनिबिन इंक्रीज हो जाएगा, AFP कम हो रहा है, एंड एस्ट्रियोल भी कम हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में।
पर ट्रिपल टेस्ट में क्या चेक करते हैं, ये 3 चीजें चेक करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट की। ये कब करते हैं, डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से, 50 ग्राम ग्लूकोज देंगे मदर को, क्या 50 ग्राम ग्लूकोज लीजिए, फिर हम 1 घंटे बाद चेक करेंगे, और ग्लूकोज जो हम देंगे पानी के साथ देंगे, ऐसे नहीं देना आपको सीधा। चेक आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद चेक करेंगे, अगर 140 से ऊपर ज्यादा आ रहा है तो फिर वापस से रीअसेस करेंगे, ठीक है। 3 घंटे बाद फिर चेक करेंगे, और फिर भी अगर 140 ही आ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो चैलेंज टेस्ट था ये पॉजिटिव है, मदर को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, ठीक है। 50 ग्राम ग्लूकोज दिया, फिर 1 घंटे बाद चेक किया, 140 आया ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में, फिर उसके बाद वापस चेक कर रहे हैं, फिर 3 घंटे बाद फिर से देख रहे हैं, 3 घंटे बाद भी 150 है, उससे ज्यादा बना हुआ है, तो मदर को डायबिटीज हो चुकी है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ये क्या था, आपका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट की, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको कब करते हैं, 32 वीक के बाद चेक करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं फीटल हार्ट रेट का ऑफ 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड इन 10 मिनट्स पीरियड। देखो 10 मिनट का पूरा ड्यूरेशन होता है टेस्ट का। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि बच्चे का जो हार्ट रेट है वो, उसमें पहली बात तो 2 एक्सेलरेशन होना चाहिए, 2 बार एक्सेलरेशन होना चाहिए, फीटल हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़ेगी, 15 बीट पर मिनट बढ़ेगी। कितनी देर के लिए बढ़ेगी, 15 सेकेंड के लिए बढ़ेगी। टोटल ड्यूरेशन क्या है टेस्ट का, 10 मिनट है, ठीक है। तो ये टोटल टेस्ट है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। इसमें क्या होता है, 2 चीजें हैं, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव एनएसटी, और यू कैन से नेगेटिव, और यू कैन से नॉर्मल। इसमें क्या हो रहा है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन फीटल रिएक्ट टू मूवमेंट। फीटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है मूवमेंट को। नॉन रिएक्टिव एनएसटी, इसमें क्या हो रहा है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, अबनॉर्मल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया, इसके उल्टा हो रहा है। बेबी हार्ट रेट डिडंट इंक्रीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बेबी का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, बच्चा हाइपोक्सिया की कंडीशन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नॉन रिएक्टिव टेस्ट, और यू कैन से अबनॉर्मल है ये चीज। तो ये जो है ना, ये याद रखो अच्छे से, इनमें कंफ्यूज होते हो आप। पॉजिटिव को तो आप सही मान लेते हो कि हाँ ये तो नॉर्मल होगा, एंड नेगेटिव अब नॉर्मल होगा, नहीं, ये चीजें अच्छे से याद करो, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट की। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं कि कोई लेट डिसलेशन तो नहीं है, क्योंकि हमें लेट डिसलेशन नहीं चाहिए, तो नो लेट डिसलेशन, नॉर्मल। अगर है तो वो अब नॉर्मल है। ये क्यों कर रहे हैं, टू असेस प्लेसेंटा फंक्शन। प्लेसेंटा का फंक्शन पहली बार चेक कर रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो कॉन्ट्रैक्शन के समय बच्चा उसको झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के समय जो हाइपोक्सिया कंडीशन आती है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, बच्चा उससे मतलब कंपेंसेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हम चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में। अब आता है 11वें नंबर पे बायोफिजिकल प्रोफाइल, और यू कैन से मैनिंग स्कोर। मैनिंग स्कोर में क्या चेक करते हैं, चेक फीटल। देखो इसमें ना 3-4 चीजें आती हैं, ये पुराना वाला है, मॉडिफाइड नहीं है, ये पुराना है। इसमें क्या चेक कर रहे हैं, पहले तो फीटल टोन या मसल्स, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल मूवमेंट चेक कर रहे हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट। तो बच्चे का टोन, बच्चे का मूवमेंट, फीटस का ब्रीदिंग पैटर्न और एमनियोटिक फ्लूइड, ये पुराना वाला मैनिंग स्कोर है। अब मॉडिफाइड में क्या ऐड कर दिया, मॉडिफाइड में ये सब तो है ही, मॉडिफाइड में ऐड क्या कर दिया उन्होंने, एनएसटी ऐड कर दिया, एंड एमनियोटिक फ्लूइड की जगह एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया था कितना था, 5 से 28 था, ठीक है। 5 से कम हो रहा था ओलिगो, 28 से ज्यादा होता तो पॉली था, ठीक है। तो ये क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स था, और ये दोनों चीज इसमें ऐड करके इसको मॉडिफाइड मैनिंग स्कोर बोल दिया, या मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल बोल दिया, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे 5 से 28 नहीं है, 5 से 24 था, सॉरी 24 था यहाँ पे, ठीक है। 24 से ज्यादा आएगा था पॉली, एंड 5 से कम आएगा अगर इंडेक्स, तो फिर ऑलिगो में जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। देखो अब मैनिंग स्कोर में बात कर रहे हैं, अगर स्कोर जो है वो 10 में से 10 आ रहा है तो मतलब अच्छी बात है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर 10 में से 6 आ रहा है तो रिपीट करेंगे टेस्ट को, ठीक है। अगर 2 या फिर 4 आ रहा है तो इसका मतलब डिलीवरी करा दो। और इसमें क्या क्या चेक कर रहे थे मैनिंग स्कोर में, मैंने आपको बताया अभी, फीटल का मूवमेंट चेक कर रहे थे, ब्रीदिंग चेक कर रहे थे, उसको स्कोर दे रहे हैं हर चीज को। तो 10 में से 10 आया, नॉर्मल।
6 आया रिपीट कर दो टेस्ट, 4 या 2 आया तो फिर डिलीवरी करवा दो, ठीक है। अब आता है न्यूट्रिशनल एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या न्यूट्रिशनल एडवाइस दोगे मदर को, ठीक है। तो पहला आता है एंटीनेटल विजिट बाय WHO। WHO ने कितना बोला है कि विजिट करने के लिए एंटीनेटल पीरियड में 3 बार मिनिमम आप विजिट करेंगे, फॉलो अप चेक कराएंगे जाके। इंडिया में कितना है, 4 विजिट्स हैं, ठीक है। 400 से 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड टोटल चाहिए होता है, सॉरी फॉलिक एसिड चाहिए होता है प्रेगनेंसी में। आयरन कितना होता है, 35 mg पर डे। किसमें है ये, प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। लैक्टेशन में 21 ग्राम है, ठीक है। कैल्शियम टोटल प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है, ये अभी ESIC में भी आया था ये एग्जाम में ये क्वेश्चन। कैल्शियम कितना चाहिए होता है, 1200 mg पर डे, और यू कैन से 1.2 ग्राम, ठीक है। 350 किलो कैलोरी पर डे। ये जो कैलोरीज हैं ये प्रेगनेंसी में चाहिए होती हैं। 500 से 600 किलो कैलोरी पर डे लैक्टेशन में चाहिए होती हैं। प्रोटीन कितना चाहिए होता है प्रेगनेंसी में, 15, ठीक है। लैक्टेशन में कितना, 25 चाहिए होता है। एंड टोटल आयरन नीड, टोटल जो आयरन होता है वो कितना चाहिए होता है, पूरी प्रेगनेंसी में होता है 1000 mg, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ही, ये तो बहुत अच्छे से याद करके जाना तुम, ठीक है। कैल्शियम आयरन कितना होता है टोटल, फॉलिक एसिड कितना चाहिए होता है, ठीक है। और ये सारा प्रोटीन, ये बहुत पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिशनल एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड हम ट्राई करेंगे कि 21 जुलाई तक आपका या 20 जुलाई को आपको OBG का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, बिकॉज सबसे पहले जो भी मैसेज होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वो टेलीग्राम पे अपलोड होता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, थैंक यू।